हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर ब्रेन्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत का दूसरा पाठ, जिसका नाम है दादी माँ। और इस कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। तो फिर हम शुरू करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। तो इसमें लेखक अपनी ही बारे में बात कर रहा है। तो लेखक अपने बारे में ही बता रहा है कि ये मेरी कमजोरी है कि थोड़ी सी भी कठिनाई अगर मुझ पर आती है, कोई भी परेशानी मुझ पर आती है, तो बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी, तो मतलब कि बीसों गर्मी बरसात का मतलब ये है कि उसकी लेखक कोई छोटा बच्चा नहीं है, लेखक बहुत ही बड़ा है उम्र में। तो वो कह रहे हैं कि मेरा मन कठिनाई पड़ने पर सदा तो नहीं, मतलब हमेशा तो नहीं, लेकिन प्राय मतलब अधिकतर मेरा मन अनमना सा हो जाता है, मैं उदास हो जाता हूँ। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब लेखक आगे कहता है कि मेरे शुभचिंतक मतलब मेरे मित्र और जो भी मेरी चिंता करते हैं, ऐसे मित्र, वो मेरे मुंह पर तो ऐसी बात करते हैं जिससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ कि छुट्टियां आने वाली हैं, लेकिन मेरी पीठ पीछे, मतलब कि जब लेखक नहीं होता है तब उसकी लेखक जब नहीं होता है वहां पर मौजूद, तो उसके पीछे उसको बहुत ही उसको कमजोर बताते हैं और उसको जरा जरा सी परेशानियों से घबराने वाला कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो फिर लेखक अपने मन में सोचता है कि ठीक है, अब मैं उन सब बातों के बारे में कभी सोचूंगा नहीं, जाने दो, और सोचने से तो होने वाला भी क्या ही है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने, लेकिन बार बार लेखक की आंखों के सामने शरद मतलब सर्दी का मौसम, जैसे सर्दी के मौसम में शीत किरणें पड़ती हैं, तो उसके समान एकदम साफ शीतल उसको किसी की छाया, उसकी परछाई उसकी आंखों के सामने उसको नाचती सी प्रतीत होती है। मुझे लगता है कि क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो लेखक कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। तो क्वार का मौसम कैसा होता है? क्वार के मौसम में ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी होती है। तो ये एक अच्छा मौसम होता है जो हम सभी को पसंद आता है। तो उसमें लेखक बता रहे हैं कि उसमें मेरे जो गांव है, अब वो अपने पुराने दिन के बारे में याद कर रहा है, अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा है कि जहाँ वो गांव में रहता था तो वहां पर चारों ओर पानी पानी भर गया है, और जो दूर से जैसे खेती होती है तो उसकी जो घासें होती हैं, जड़ें होती हैं, तो वो सब उस पानी में इकट्ठी हो जाती हैं। तो उसमें जब सूरज की गर्मी से वो पानी गर्म हो जाता है तो उसमें एक अजीब सी गंध आती है। अब रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। तो वो कहता है कि अब थोड़ा थोड़ा जो रास्तों में कीचड़ था वो सूख गया है, और जो गांव के लड़के हैं वो सब उसमें जो झाग भरा पानी है उसमें ऊपर से ऊंचाई से कूद रहे हैं। तो हर मौसम की अपनी अलग अलग बात होती है। मतलब हर मौसम की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आषाढ़ के मौसम में, आषाढ़ का मौसम कौन सा होता है? जिसमें बहुत गर्मी होती है या हल्की हल्की बारिश होती है, उसको आषाढ़ का मौसम होता है। तो आषाढ़ के मौसम में वो कहते हैं कि इसमें मौसम में आम ना मिले या जामुन ना मिले तो कोई चिंता की बात नहीं है, और अगन में अगर चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो भी कोई दुख नहीं है,
और चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। वो कहते हैं किसी भी चीज का अफसोस नहीं है, लेकिन अगर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण की जो विचित्र अलग प्रकार की एक गंध आती है उस जल से, अगर उसमें कूदने को ना मिले तो बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। तो लेखक कह रहे कि मैं उस जल में सिर्फ 1-2 दिन ही तो कूदा था, उसके बाद मैं नहाया धोया और फिर बीमार पड़ गया। तो हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। तो वो कहते हैं कि इसे थोड़ा थोड़ा बीमार होना, हल्की बीमारी जो होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसमें हल्का हल्का बुखार हो। ज्वर मीन्स बुखार, कि जिसमें हल्का हल्का बुखार हो, सर में थोड़ा सा दर्द हो, और फिर खाने के लिए दिन भर जब नींबू और साबू, नींबू मतलब कि नींबू का जूस, नींबू का रस बना मिला के कुछ पिलाना, और फिर साबूदाने की खिचड़ी, ये सब खाने पीने को मिलता है तो उसको लेखक को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेकिन इस बार लेखक के साथ ऐसा नहीं हुआ। इस बार तो उसको बुखार चढ़ा तो बस चढ़ता ही गया। अब रजाई पर रजाई भी डाली गई उसके ऊपर, लेकिन बुखार कब उतरा? रात के 12 बजे के बाद। तो दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। तो दिन में लेखक ने बताया कि दिन में तो मैं चादर ओढ़ कर सोया था। तो फिर दादी माँ आई और शायद वो नहा कर आई थी, और उसी झाग वाले जल में नहा कर आई थी जो जलाशय में इकट्ठा हो गया था। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन्न से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर और पेट छुआ। अब इसमें दादी माँ के बारे में बताया गया। दादी माँ कैसी थी? पतली दुबली एकदम, स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, और उन्होंने कैसी धोती पहन रखी थी? जिसकी कोई किनारी नहीं थी, प्लेन धोती थी एकदम, और उनके एकदम सफेद बाल और उनसे टपकता हुआ थोड़ा थोड़ा जल। तो उसकी शीतलता को लेखक महसूस कर रहा है। और आते ही उन्होंने लेखक के सर और पेट को छू कर देखा। हम कैसे देखते हैं? जब बच्चों को बुखार होता है तो हम देखते हैं ना, उनके सर पर हाथ रखकर, पेट पर हाथ रखकर, कि इनको बुखार है कि नहीं है। तो उसी से हमें पता चल जाता है। तो दादी माँ ने भी ऐसे ही किया। अब आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। अब दादी माँ ने जो साड़ी पहनी हुई थी तो उन्होंने उसकी आंचल की गांठ खोली, और वो किसी चबूतरे से कहीं से मुंह में मिट्टी लेकर आई थी, मतलब भभूत लेकर आई थी। उन्होंने वो लेखक के मुंह में डाली और थोड़ी सी उसके माथे पर लगाई। अब दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। अब दादी माँ बहुत परेशान रहती थी। अब क्या है, बड़े लोग तो चिंता करते हैं बच्चों की, तो वो भी ऐसे ही लेखक की चिंता में दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती। कभी उसको पंखा करती थी, कभी जब उसको बुखार बहुत तेज हो जाता था तो हाथ कपड़े से, उसके हाथ पैर से, उसके कपड़े से सब सहलाती थी हाथ और पैरों को। उसके सर पर दालचीनी का लेप लगाती थी और बार बार छू छू कर देखती रहती थी कि बुखार अभी कम हुआ है कि नहीं हुआ, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आधी लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। और वो इतनी चिंता करती थी कि उनको यही परेशान रहती थी कि हांडी में कोई पानी लेकर आया कि नहीं आया लेखक के लिए, और उस पानी को पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, और जो खिचड़ी बनाई है उसमें मूंग की दाल अच्छे से घुट गई है, अच्छे से मिल तो गई है, और कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई सीधा बाहर से सीधा घर के अंदर आ जाए, क्योंकि घर के अंदर तो बच्चा बीमार है।
और ये सब प्रश्न बार बार वो घर वालों से पूछती रहती थी और घर वाले उनके प्रश्नों से परेशान हो जाते थे। अब दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। अब दादी माँ को गवई गांव मतलब कि जो ये हमारी देसी दवाइयाँ होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो उन जड़ी बूटियों की बहुत सारी किस्मों की दवाइयों के नाम याद थे। और गांव में भी अगर कोई बीमार पड़ जाता तो वो तुरंत उसके पास पहुंचती और वहां भी जाकर वही काम करती। कभी हाथ छू कर देखती, कभी माथा छू कर देखती, कभी पेट छू कर देखती। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। और फिर वो हाथ छू के, माथा छू के ही वो बता देती कि इसको मलेरिया है, निमोनिया है, इसको कौन सी बीमारी है, और बहुत ही वो विश्वास के साथ बता सकती थी। महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गुल और धूप। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। अब जब भी महामारी और विषूचिका मतलब कि ऐसी बीमारियां जो बहुत ज्यादा फैल जाती हैं, और विषूचिका मतलब छुआछूत से होने वाली बीमारी, तो उन दिनों में तो वो रोज सुबह जल्दी उठती और स्नान के बाद, नहाने के बाद वो लवंग मतलब लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। अब सफाई करना तो कोई दादी माँ से सीखे, मतलब उन्हें सफाई का इतना ज़्यादा शौक था कि उनका ध्यान उसी में लगा रहता था। वो इतना ज़्यादा सब कुछ साफ रखती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो पागल सी हो जाती। मतलब कि अगर दवा देने में थोड़ी सी देर हो गई, या घर में जो भी उनकी ये देसी दवाइयाँ हैं, मिश्री है, शहद है, जो वो बच्चे को देती हैं, उसमें वो ख़त्म हो गया, या चादर नहीं बदले गए, या तकियों के कवर नहीं बदले गए, तो वो बहुत परेशान हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब लेखक कह रहे हैं कि बुखार तो तब भी आता था जब मैं छोटा था, लेकिन तब उसको, लेखक को, ये वो बुखार अच्छा लगता था। लेकिन बुखार तो उसे अब भी आता है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, तो वो कह रहे हैं कि अब बुखार तो अब भी आता है, होता सब कुछ वही है। नौकर पानी भी देकर जाता है, जो मेस में जो खाना बनाने वाला है वो भी खिचड़ी या साबूदाना बनाकर देकर जाता है, डॉक्टर भी आता है, वो भी नाड़ी देखता है, पल्स देखता है, और कुनैन मिक्सचर, कुनैन मतलब कड़वे टेस्ट का होता है, तो कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। लेकिन अब ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। आपको याद है ना, जैसे लेखक ने बताया था कि पहले जब बुखार आता था तो उसको अच्छा लगता था, लेकिन अभी लेखक कह रहा है कि अब ऐसे बुखार को बुलाने का उसका मन नहीं होता, अब उसको अच्छा नहीं लगता। अब उसको पहले अच्छा क्यों लगता था? क्योंकि दादी माँ उसका इतना ध्यान रखती थी, लेकिन अब उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। अब किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। अब किशन भैया मतलब उसके बड़े भैया हैं, उनकी शादी हुई तो दादी माँ तो बहुत ही खुश थी। अब वो शादी के काम के लिए दिन भर घर में से गायब रहती, घर में नहीं रहती थी, क्योंकि शादी के टाइम पे क्या रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो उन्होंने सारा घर जैसे सर पर उठा लिया हो, मतलब उनको शादी के काम में ही दिन भर व्यस्त रहती थी। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती और कहती कि बहन बुरा मत मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। तो वो जब उनकी पड़ोसने भी आती थी उनको बुलाने के लिए दादी माँ के पास, तो दादी माँ उनको भी बोल देती थी कि देखो बुरा मत मानो, कार परोजन का घर है, मतलब कि बहुत सारे काम हैं अभी घर में, क्योंकि शादी वाला घर है तो बहुत सारे काम हैं, और अगर मैं एक भी काम अपने हाथ से नहीं करूंगी तो कोई भी काम इस घर में होने वाला ही नहीं है।
तो जानने को यूं तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। अब लेकिन जानते तो सब थे, आसपास वाले, उनकी जो पड़ोसनी थी वो सब जानते थे कि दादी माँ खुद से तो कोई काम करती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दादी माँ किसी काम में नहीं है, किसी समय अनुपस्थित है, मतलब वो वहां पर नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति जो है वो, उनकी अनुपस्थिति की वजह से वो काम देर से होता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा तो बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। तो लेखक कहते हैं कि ये सब उन्हीं दिनों की बात है। मैं एक दिन के समय में मैं वापस घर लौटा तो घर के बाहरी हिस्से में उसने देखा कि दादी माँ किसी को डांट रही थी, किसी को गुस्सा कर रही थी। तो उसने देखा कि पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। तो उसने क्या देखा कि वहीं कोने में छुपके रामी की चाची वहीं पर खड़ी हुई हैं। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दे दूंगी, फसल में दे दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो उसने दादी को कहते सुना तो दादी कह रही थी कि धन्नो, अब ऐसा नहीं होगा, जो मैंने तुझे जो पैसे दिए हैं वो मुझे सूद के साथ मतलब कि जो रुपया उसको दिया था उस पे जो ब्याज लग गया है, तो मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ आज ही दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मतलब कि तुझे तो अब कोई शर्म आती नहीं है। मांगने के समय तो तू कैसे आई थी मेरे पास, नाक रगड़ती फिरी थी, लेकिन तुझे किसी ने एक भी पैसा नहीं दिया। और अब जब मैं तुझसे अपने पैसे वापस मांग रही हूँ तो तू कह रही है कि फसल में दूंगी, तो लेकिन फसल तो कट चुकी है, अब क्या तेरी दूसरी फसल कहाँ से कटेगी। अभी तो तेरी फसल कट चुकी है, तो तुझे अब मेरे पैसे वापस कर देने चाहिए। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो रामी की चाची रोती हैं दादी के सामने और कहती है, मालकिन मैं आपके पैसे दूंगी। अब उन्होंने दोनों हाथों से अपना आंचल पकड़कर फिर वो दादी माँ के पैर छूने के लिए उनकी तरफ झुकती है और बोलती है कि मेरी बेटी की शादी है, अगर आप ही दया ना करेंगी, अगर आप ही मेरी मदद ना करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, तो उस बेचारी को की शादी कैसे होगी, वो बेचारी कैसे ठिकाने लगेगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। तो दादी माँ एकदम से पीछे हट गई। जैसे ही वो उनके पैरों पे झुकी तो दादी माँ तुरंत पीछे हटी और बोली कि दूर हट जा, अभी तो मैं नहा के आई हूँ। तो जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अब लेखक को थोड़ा सा लगा कि ये उसको अच्छा नहीं लग रहा था ये सब देखकर, तो उसने अपनी दादी से कहा कि दादी जाने भी दो, गरीब है, दे देगी फिर कभी, चला है समझाने। तो दादी माँ ने उसको कहा, अच्छा तो अब तू मुझे समझाएगा, अब तू जा यहाँ से। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। तो लेखक कहते हैं कि उसके बाद फिर मैं चुपचाप आंगन की ओर चला गया। तो कई दिन बीत गए इस बात को, तो लेखक तो इस बात को भूल ही गया था। लेकिन एक दिन उसको रास्ते में उसने रामी की चाची को देखा। तो उसने देखा कि दादी, वो तो दादी को आशीर्वाद दे रही है कि दूधो नाओ पूतो फलो। तो सो मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विह्वल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो लेखक ने पूछा उनसे कि क्या बात हो गई है धन्नो चाची। तो उन्होंने बड़ी विह्वल होकर कहा, मतलब बहुत प्रसन्न होकर कहा, बहुत ही खुश होकर कहा कि भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कि जो हमारी मालकिन है मतलब दादी माँ है, कि भगवान उनका बहुत भला करे। वो कल हमारे घर आई थी
और उन्होंने जो भी मैंने उनसे रुपया लिया था उन्होंने वो सारा रुपया माफ़ कर दिया। रुपया तो माफ़ किया ही किया उन्होंने, और साथ में 10 रुपए का नोट भी दिया उनको। और नोट देकर उन दादी माँ ने कहा कि धन्नो देखना, बेटी जैसी तेरी है वैसी ही मेरी भी है, तो किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। 10-5 रुपए के लिए ऐसा नहीं हो कि कोई कमी हो। तो वो खूब तारीफ करते हुए कहती हैं कि भगवान इनका भला करे। और वो बंद हो गया क्या? उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो लेखक ने धन्नो चाची से पूछा कि उस दिन तो आपको दादी बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब उन्होंने लेखक को क्या जवाब दिया? उन्होंने लेखक से कहा कि बड़े लोग तो ऐसे ही होते हैं कि वो रुपया भी देते हैं और डांटते भी हैं, मतलब उनकी डांट भी कोई डांट नहीं होती, तो उसको डांट की तरह ना समझो। बड़े लोगों की डांट को, उसमें भी प्यार होता है। तो लेखक अपने मन में इस बात पर हंसता हुआ आगे चला गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब जो किशन है वो उस लेखक के बड़े भैया हैं, तो उनके विवाह के समय चल रहा है। लेकिन पहले क्या रहता था कि विवाह के 4-5 दिन पहले से ही औरतें घर में, महिलाएं घर में रात रात भर गीत गाती थी। और जिस दिन विवाह होता था उस रात को एक नाटक भी खेला जाता था। और ये जो नाटक होता था उसमें एक कथा हुआ करती थी। वो कथा विवाह से शुरू होकर और संतान की उत्पत्ति तक उसमें सारे दृश्य दिखाए जाते थे। और जो भी उसमें रोल प्ले करते थे वो सब महिलाएं ही करती थी। लेकिन बीमार होने के कारण जो लेखक थे वो बारात में नहीं गए। और साथ में उनका ममेरा भाई मीन्स कि मामा का लड़का, उनका राघव जिसका नाम था, वो दोनों दालान में सो रहे थे क्योंकि वो देर से आया था बारात के जाने के बाद। तो महिलाओं ने इस बात पर आपत्ति की कि लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं। दादी माँ बिगड़ी और बोली, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ गुस्से से बोली कि अब लड़कों से क्या पर्दा है, क्योंकि लड़के और ब्रह्मा जी मतलब जो भगवान है, ब्रह्मा जी, कि जैसे भगवान का मन एकदम साफ होता है, निर्मल होता है, उसी तरह दादी ने बोला कि लड़के और ब्रह्मा जी का मन एक सा होता है, दोनों का मन निर्मल और साफ होता है, तो इनसे क्या पर्दा करना। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए। भेद खुल गया तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। अब दादी माँ ने लेखक को भी वहीं एक चारपाई पड़ी थी उस पर अच्छे से चादर उड़ाकर सुला दिया। लेकिन अब लेखक सोया थोड़ा ही ना था। वो तो दादी ने उसको चादर मुंह तक उड़ा दी थी, लेकिन लेखक को तो नींद नहीं आ रही थी, लेखक को आ रही थी हंसी। अब लेखक मन ही मन सोच रहा था कि कहीं अगर मैंने जोर से हंस दिया तो मेरा तो सारा भेद खुल जाएगा सबके सामने, और सबको पता चल गया तो फिर तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन लेखक ने कंट्रोल करने का तो बहुत सोचा अपनी हंसी को कि मैं रोकूं, लेकिन भाभी की बात पर उसकी तो हंसी नहीं रुकी और ऐसे करके उसका भंडा फोड़ हो गया। सबको पता चल गया कि ये सो नहीं रहा है। अब देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। अब देबू की माँ आई तो उन्होंने लेखक की चादर जो उसको सर तक उड़ा रखी थी वो जोर से खींच ली और फिर वो बोली, दादी बताओ तो ये कौन सा बच्चा सो रहा है यहाँ पर, शायद बेचारा रो रहा है तो इसको दूध पिला देते हैं, जैसे छोटे बच्चे को करते हैं कि छोटा बच्चा सोता है तो चलो इसको दूध पिला दें अगर ये रो रहा है तो।
और वो उसको हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई मतलब कि वो प्यार से, जैसे बच्चों के साथ थोड़ा सा झगड़ा करते हैं, हाथ पैर करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे के, तो वैसे ही वो उसके साथ करने लगी। तो लेकिन तभी दादी माँ गुस्से से बोली, लड़के से क्यों लगती है, कि मतलब लड़के से झगड़ा क्यों करती है। तो सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अब सुबह रास्ते में जाते हुए लेखक को फिर देबू की माँ मिल गई। तो वो जोर से बोली कि ये तो कल वाला बच्चा है भाभी। अब तो लेखक ने सोचा कि अब तो यहाँ से भागने में ही उसकी भलाई है, और वो फटाफट वहां से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे होता है ना कि कोई गलती हो जाती है तो हम घर में किसी बड़े के पीछे जाकर छुप जाते हैं, तो हमें पता है कि अब हम बच जाएंगे। तो लेखक ने भी यही सोचा कि अगर मैं दादी माँ के पास जाकर छुप जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। अब दादी माँ कैसी थी, लेखक कैसा सोचता है दादी माँ के बारे में, वो सोचता है कि दादी माँ तो स्नेह की, मतलब प्यार की और ममता की एक मूर्ति थी। और वो कैसे एक एक बात को कितने अच्छे से समझ जाती थी। और परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। क्योंकि परिस्थितियां कभी अच्छी भी होती हैं, कभी खराब भी होती हैं। तो दादी माँ इन सब बातों को बहुत अच्छे से जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी, और दादाजी की मृत्यु जब हुई थी उसके बाद से तो वो बहुत ही दुखी और उदास रहने लगी थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा, दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो जो दादी माँ थी वो अधिकतर उदास ही रहती थी, और बहुत ठंड का मौसम था। माघ का महीना कौन सा रहता है? बहुत ज्यादा ठंड का, जब बहुत ठंड पड़ती है। तो शाम को लेखक ने देखा कि दादी माँ ने गीली सी साड़ी पहन रखी है, धोती पहन रखी है, और वो एक संदूक पर हाथ जोड़कर बैठी है, और उनकी आंखों में आंसू थे। तो लेखक कहता है, मैं बहुत देर तक उनके पास बैठा रहा। तो फिर उसके बाद जब दादी माँ ने आंखें खोली तो लेखक ने धीरे से बोला, दादी माँ। तो दादी माँ उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो लेखक दादी माँ से कहता है कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूंगा तो आप मुझे वो बताओगी ना? तो दादी माँ कहती है कि क्या है, पूछो। तो लेखक कहता है कि दादी माँ, तुम रो रही थी। तो दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा, चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। तो दादी माँ उसकी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई कहती हैं, उसकी बात को टालती हुई कहती हैं एक्चुअली, कि अरे तूने तो अभी खाना भी नहीं खाया, तो चल तू मेरे साथ चल। तो लेखक कहता है कि लेकिन पहले आप अपनी धोती बदल लो, क्योंकि दादी माँ की धोती तो गीली थी। तो दादी माँ उसको बोलती है कि मुझे कोई सर्दी गर्मी नहीं लगती है, और वो उसको खींचते हुए रसोई में ले जाती है। अब सुबह उठ के लेखक ने देखा कि चारपाई पर उसके पिताजी और उसके भैया दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तो उसने उनकी बातें सुनी। तो वो बातें ऐसी थी कि वो उनको बोल रहे थे कि अब उनको रुपये की जरूरत थी। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि रुपया कोई हमें देगा नहीं, क्योंकि अभी तो हमने पुराने ही रुपये जो ले रखे हैं लोगों से वो भी नहीं लौटाए हैं। तो ऐसा बोलते बोलते वो थोड़े रुआसे से हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है,
उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो दादी माँ जब ये सब सुनती हैं तो दादी माँ उनका माथा सहलाती हैं, प्यार से उनके सर पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं कि अभी तू क्यों रो रहा है, मैं तो हूँ तेरे पास। तो वो अपना संदूक खोलती हैं और उसमें से अपने कंगन निकाल के देती हैं और कंगन दिखाकर बोलती हैं कि देखो ये तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिए थे। और ऐसा बोलते बोलते उनका गला भर आता है, मतलब कि वो रुआसी हो जाती हैं। तो वो कहती है मैंने इसे पहना नहीं है कभी भी, मैंने हमेशा इसे संभाल कर रखा है, ये तुम्हारे दादाजी की निशानी है। और पुराने लोग तो क्या था कि पहले सब आगे पीछे का सोच के रखते थे कि कोई भी परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी तो बुरे समय में ये सब चीजें काम आएंगी। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। तो लेखक कहता है कि दादी माँ का ये रूप देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई देवी हमारे सामने आ गई हो। जैसे देवी क्या करती है, हमें सब परेशानियों से, कठिनाइयों से निकालती है, तो ऐसे ही दादी माँ ने भी उन सबको कठिनाई से निकाल लिया। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब जो लेखक है वो अपने वर्तमान में लौट आया। अभी तक क्या था, वो अपनी पुरानी यादों के बारे में सोच रहा था। तो जो उसकी जो दादी की एक छवि बनी थी उसके सामने, वो धीरे धीरे गायब हो गई, विलीन हो गई। अब लेखक ने देखा कि दिन तो निकल आया है और उसने देखा कि जो एक खजूर का पेड़ था उससे उड़कर एक कौवा अपनी पंख फैलाकर, काली पंखों को फैलाकर उसकी खिड़की पर आकर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब लेखक कहता है कि उसके हाथ में अभी भी, जो उसके किशन भैया ने उसको पत्र भेजा था, वो अभी भी लेखक के हाथ में था और वो कांप रहा था उसका हाथ। अब काली चींटियों सी कतारें, मतलब जो उस पत्र में लिखा हुआ था वो उसको काली चींटियों की लाइनों जैसा लग रहा था कि अब वो धीरे धीरे उसकी धूमिल हो रहा था, मतलब गायब हो रही थी वो सब। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और उसका मन बार बार खुद से पूछ बैठता था, क्या सचमुच दादी माँ अब नहीं रही? मतलब कि उसकी दादी माँ अब इस दुनिया में से जा चुकी हैं। उसको इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल सुपर ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये सब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। तो बाय बाय बच्चों।